नमस्कार र स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल पोस्ट मिडिया प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित एनपी टिभीको आजको यो विशेष कार्यक्रममा म मनोज पटेल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी एक एउटा विशेष टपिकमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष टपिक यो मानेमा म भनिरहेको छु, आजको यो संसारमा एजुकेसन बिना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन। विकास निर्माणको हामी जति पनि भौतिक विकास निर्माणको जति पनि भौतिकवादी कुरा गरे पनि शिक्षा बिना न स्वास्थ्यको विकास हुन सक्छ, न भौतिक विकासहरू हुन सक्छ, न समाजलाई नै हामी सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउन सक्छौँ, न जुन हामी शान्तिको खोजी गरिरहेछौँ त्यो पनि प्राप्त हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा आज शिक्षा नभई नहुने कुरो भइसकेको छ र शिक्षा बिनाको जीवन हामी कल्पना पनि आजको डेटमा गर्न सक्दैनौँ। र शिक्षा हिजोसम्म एउटा प्रविधिमा बाँधिएको थियो र प्राचीन शिक्षाको कुरा हामी गर्दै थियौँ र अब बिस्तारै ग्लोबल मार्केट जसरी विकास भइरहेको छ त्यो अनुसारले अब हामी शिक्षालाई पनि ग्लोबलाइजेसन गर्दै र एउटा मोडर्न शिक्षा आधुनिक शिक्षाको हामी खोजी निरन्तर गरिरहेका छौँ र नेपालमा पनि त्यसको खोजीहरू भइरहेको छ, त्यसको प्रयासहरू भइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा नेपालका विद्यार्थीहरू अब नेपालमै मात्रै नभएर बाहिर पनि भारत लगायत फरेन कन्ट्रिजहरूमा पनि अब विद्यार्थीहरू स्कुल लेभलमै पनि पढ्न गइरहेको छ। त्यो विषयमा हामी त्यस विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी चर्चा गर्न प्रयास गरेका छौँ। र आजको छलफल म तयार गर्दैछु एजुकेसन शिक्षाको विषयमा र शिक्षाको महत्त्व र स्कुल शिक्षाको महत्त्वको विषयमा पनि हामी आज छलफल तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ ओसिस ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनका प्रेसिडेन्ट एन्ड सिइओ श्रीमती सुषमा सेहरावतजी र उहाँ बिरगज आउनुभएको छ र बिरगजै उहाँको बसाइको सन्दर्भमा यो छोटो छलफल आज हामी तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र उहाँलाई अलि नेपाली भाषामा त्यति सहज नहुन सक्छ, त्यो भएर आजको म छलफल हिन्दी भाषामै तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुषमा म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हौसलों से कैद आसमान रख, पक्षियों से ऊंची उड़ान रख, भीड़ में भले ही जा लेकिन अपनी एक अलग पहचान रख, और अपनी इसी पहचान को संजोए हुए बरकरार रखे हुए छोटा सा प्यारा सा हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, मैं जो कि माँ सीता, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को जन्म देने वाली धरा को कोटि शत नमन करती हूँ और आप सबके हृदयवासी प्रभु को प्रेम भरा नमस्कार करती हूँ। सुषमा जी, आज के दौर में ये जो विश्व का मार्केट जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है उस हिसाब में कोई भी आप विकास करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा पे सदियों से ऋषि मुनि ने जोड़ दिया है। उसके बाद का जो मानव सभ्यता का विकास है उसमें भी शिक्षा का महत्व योगदान रहा है। और चूंकि आज हम लोग मॉडर्न शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप भी एक स्कूल चला रहे हैं और आपका स्कूल का जो नेटवर्क है दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। तो आपका जो स्कूल है उससे नेपाल को क्या फ़ायदा हो सकता है? नेपाल के विषय में आप क्या सोचे हुए हैं? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे ओसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदस्यों का, जिन्होंने इस विश्वव्यापी महामारी के दौर से गुजरने के बाद एक फ़ैसला लिया संस्था के दिग्गज लोगों ने कि इस साल से हम शार्क कंट्री में भी अपनी शिक्षा का विकास करेंगे। और उसी की पहल करते हुए हमारा पड़ोसी मुल्क, शांति प्रिय देश नेपाल पहली पसंद आता है। हमारे जो नेपालीज भाई बहन हैं उनको भी भारतीय सभ्यता, उनको भी भारतीय शिक्षा बहुत पसंद आती है। उसी की पहल करने के लिए मेरी संस्था ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा नहीं है
कि यहाँ शिक्षा का स्तर कुछ कम है। जब 1854 में आपके देश के राजा राणा जी ने मॉडर्न शिक्षा का यहाँ पर शुभारंभ किया और उसके बाद लगभग 105 वर्ष बीतने के बाद 1959 में आपके यहाँ पर त्रिभुवन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पीछे हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से अगर दिया जाए, एक प्रैक्टिकल वे से अगर दिया जाता है, बच्चे का फाउंडेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो देश बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसी सोच के साथ, इसी फीलिंग के साथ हमारा ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि ओएसिस ग्लोबल स्कूल रन कर रहा है, ओएसिस स्पोर्ट्स एकेडमी रन कर रहा है, ओएसिस IIT जी एंड नीट की कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है अपने एकेडमी के थ्रू, एंड ओएसिस IAS एकेडमी भी रन कर रहा है। रीज़न क्या है? इतने सारे स्ट्रीम हम लोग दे रहे हैं, इतने सारे पैकेज हम दे रहे हैं अपने स्कूल की तरफ से। उसका रीज़न सबसे पहला है, जब बच्चा 11-12 पास कर जाता है तो अपने भविष्य के लिए बहुत बार देखा गया है चिंतित होता है। जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं, अगर उसके नागरिक की बात करें, अगर उसके विद्यार्थी की बात करें, तो वाकई ही चिंता है। 11-12 करने के बाद आप बच्चे को कहते हैं कि अब आप ये चुनिए, अब वो चुनिए, और ये और वो चुनने के लिए कहीं ना कहीं उसे अपना प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसे कंपटीशन का तैयारी करना पड़ता है। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आज अब मॉडर्न युग में जो हम मॉडर्न शिक्षा के चूँकि बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब छोटी ही उम्र से या प्राइमरी लेवल से भी स्पेशलाइजेशन में बच्चों को लाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से यही सहमत हूँ और मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि 11-12 में जाने के बाद बच्चा सोचता है, फिर कंपटीशन की तैयारी करता है, 1 साल 2 साल 3 साल उसमें लगा देता है। इन केस अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो काफ़ी अपने आप को ढीला महसूस करता है, उसे लगता है कि बस अब मेरे लिए कुछ कम ही बचा है, कुछ कम ही बचा है, मैं जो चाहता था तो वो तो बन नहीं पाया। किसी भी बच्चे में एक टीनेज क्रॉस करता, जब वो एक टीनेज क्रॉस करता है, तो उसके पास अगर एक विज़न बन जाता है तो वो बच्चा ना सिर्फ अपने लिए, वो समाज के लिए भी सोचने वाला हो जाता है। इसी सारे विज़न को देखते हुए ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 2005 में ओएसिस ग्लोबल स्कूल की स्थापना की। 8 मार्च 2005 को ओएसिस ग्लोबल स्कूल हरियाणा के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भादुगढ़ सिटी में स्टार्ट हुआ। इसका जो स्टडी पैटर्न है, ये 3 साल के बच्चों से शिक्षा शुरू करता है। इसने जो 3 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, टोटली प्रैक्टिकल वे से। मीन्स आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि एक 3 साल का बच्चा जब वो कुछ समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप उसे ये ना कहें कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, नहीं, आप उसे एप्पल दिखा दीजिए ना, और आप उसे एप्पल के कलर भी दिखा दीजिए। ये रेड कलर है, ये इसमें येलो कलर है, ये ग्रीन कलर का एप्पल, क्योंकि वो खाता है तो उस चीज़ को वो समझ जाता है। और ये जो ये शिक्षा में भी है मैम, और इसमें भी एक क्या देखा गया है कि बच्चा जब स्कूल के लिए जब जाते हैं तो मोटी मोटी किताबें, या फिर उसके बाद झोला भी उसका बड़ा सारा चीज़ उसको, और वो प्रेशर में आ जाता है कि मतलब जहाँ पे हम लोग आज मॉडर्न शिक्षा में खेलते हुए और खिलाते हुए जो सीखने का जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यस यस, वो भी उसमें ज़रूरी है। आपके जो स्कूल है उसमें, और आप जैसे कि बोले स्पोर्ट, जो बच्चा स्पोर्ट में जाना चाहता है या जो बच्चा संगीत में जाना चाहती है, तो उस सब के लिए और क्या क्या उसमें आपके स्कूल में है? जी, मैं वही बता रही थी आपको कि 3 इयर्स के बच्चे को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसको हर चीज़ का प्रैक्टिकली विवरण देते हैं, उसको हर चीज़ उसके हाथ में देते हैं, उसे समझाते हैं। मीन्स बच्चा आई के थ्रू जब पढ़ता है, ना कि वो ब्लैक बोर्ड से देखे फिर उसको करे, आई के थ्रू जब वो बच्चा पढ़ेगा, उसको अपने भीतर लेके जाएगा, तो उसकी अपनी सृजन क्षमता बनेगी, अपनी सोचने का उसकी कार्यशैली बनेगी, और वो उसी एज से शुरू हो जाएगा।
3 साल का बच्चा जब एक लर्नर एज में ही है, अभी जस्ट सीख रहा है, दुनिया को बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, तो वो उस चीज़ को जब प्रैक्टिकल वे में समझेगा, लाइक हम उसे कटआउट्स देते हैं, पजल्स देते हैं, ब्लॉक्स देते हैं, उसको हर चीज़ का क्लियर विज़न उसको कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर से हम उसे पढ़ाते हैं, उसको पिक्चर भी अवेलेबल हो गई, तो वो उसके बाद उसके ऊपर वो सोचने लगता है, अच्छा मम्मा ने एप्पल दिया था, मम्मा मैंने रेड एप्पल खाया था, और ग्रीन एप्पल भी होता है, मेरे माम ने बोला येलो एप्पल भी होता है, कभी वो भी तो खिलाइए, मैं देखूँ उसका टेस्ट कैसा है। तो हम स्कूल में भी इस तरह का देते हैं बच्चों का एनवायरनमेंट, एंड वो घर में उसको सिर्फ एप्पल रेड नहीं है ये बात समझाने के लिए कि वो ग्रीन भी है, वो येलो भी है, और उसके बाद वो फिर वो उसके ऊपर खुद बोलता है। यानी कि 3 साल से जब हम बच्चे के ऊपर इस लेवल पे शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वो बच्चा थोड़ा सा अल्फ़ाबेट पर जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकली जब बच्चा जाता है, तो हमारे स्कूल में एक ये हमारी ओशो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक ये सबसे बड़ी देन है कि हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम स्टॉक से शुरू करते हैं, लाइक पहले स्टैंडिंग लाइन, देन फिर स्लीपिंग लाइन, देन फिर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग से रिलेटेड कुछ लेटर्स वगैरह रहेंगे जो अन्य स्कूल में हो रहा है, थोड़ा उससे हट के मुझे लगता है शायद ऐसा सभी को करना चाहिए कि बच्चे को आप सीधा लिखना जब सिखा रहे हैं तो उसको स्टॉक तो सिखाइए, स्टैंडिंग है, स्लीपिंग है, फिर उनको जोड़ के कुछ है, धीरे धीरे मीन्स मैथ्स में भी वैसा ही, देन फिर इंग्लिश में भी ऐसा ही, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपके नापलेज लैंग्वेज है या आपकी हिंदी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, उसको जब वो लिखना सीखता है तो इजी वे में करके उसे लिखना सिखाइए। जब उसने लिखना सीख लिया, उसने अल्फ़ाबेट सीख लिया किसी चीज़ का, उसके बाद फिर वो वर्ड पर आता है, वर्ड से वो सेंटेंस पर आता है, उसमें भी सेम मेथड रहता है, प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल। वो वर्ड को बोल रहा है, लाइक हमने कहा यस बेटा कम इन, बेटा आओ इधर आओ, तो उसको हाथ का इशारा दिया, यस बेटा सिट हियर, तो उसको इशारा दिया यस बैठो यहाँ पर। चाहे उसको हम कहें यस बेटा बैठो, तो आप जो भी भाषा में आप उसे सिखाएं तो उसको एक्शन के साथ बताएंगे तो उसको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैम क्या कहना चाहती है। उसके अलावा बच्चा जब लाइक अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया है, 6 इयर्स का हो गया है, वो 7 इयर्स का, 8 इयर्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जा रहा है, तो एक पैटर्न होता है। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि 11th-12th में जाने के बाद कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन में सक्सेस नहीं होता है तो एक हरासमेंट फील करना, एक डिप्रेशन में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। ये शब्द एक टीचर के लिए ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने शब्द यूज़ नहीं किया। बच्चा थोड़ा सा फील करता है यार मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। वो चीज़ को सोचते हुए हम लोग जब बच्चा 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स जब वो लर्नर वाले स्टेप पर आगे बढ़ रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी कुछ पढ़ाना है उसको सबसे पहले हम वीडियोज़ के थ्रू क्लियर करते हैं। पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन रहता है उसका, हमारा प्रोजेक्टर के थ्रू हम उसे स्टडी देंगे, और उसके बाद टीचर जब अपना क्लास में लेक्चर देती है, प्रेजेंटेशन देती है, वो भी अपना पूरा लेक्चर बना के लेके आती है। मीन्स उसका विज़न क्लियर करने के लिए हम उसको पूरा स्टोरी उसको सामने दिखाते हैं। स्टोरी दिखाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ उससे वर्बली पूछेगा, एग्जामिनर तो रिटन भी लेगा। जी जी जी। तो रिटर्न के केस में फिर उनके लिए हमारे जो ब्लैक बोर्ड्स रहते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो कैसे यूज़ करते हैं, लाइक टीचर ने पूरा पहले उसको प्रोजेक्टर से क्लियर कर दिया, वीडियो से क्लियर कर दिया, अपने जो प्रेजेंटेशन बना के लाई है उससे उसने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। उसके बाद टीचर क्या करती है, क्लास में जब रीडिंग करवाती है तो अपने पीछे स्टार्टिंग में बुलवाती है, फिर रीडिंग कंसेप्ट शुरू होता है। लाइक एक पैराग्राफ रीड हुआ, अब उस एक पैराग्राफ से टीचर बच्चों से इस तरह सा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाती है उनके साथ कि चलिए एक बार थोड़ा सा हमने जो पढ़ा जरा उसको बातचीत करें कि उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो लेकिन इसमें मैम एक सबसे बड़ी चैलेंज बात है, आपका जो स्कूल है जी, ओसिस ग्रुप इंस्टीट्यूशन, आप जो स्कूल है वो भारत के हरियाणा स्टेट में, आप बोले कि हरियाणा स्टेट में है, और फिर वहाँ से आप बिरगज आए हैं, और एक पेरेंट्स में ये क्या देखा गया है कि कम उम्र का जो बच्चे हैं उसको थोड़ा अपने से दूर भेजने में पेरेंट्स को थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, और फिर वो उतना रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं। ये तो फिर बाहर जाके पढ़ने वाला चीज़ तो फिर हायर एजुकेशन में तो फिर इजी है, लोग पढ़ाते, देश विदेश अमेरिका भी भेज रहे हैं लोग, है कि नहीं? बिल्कुल सही। लेकिन वो एक चैलेंज है। तो फिर बिरगज में आप आए हैं, तो फिर यहाँ कैसे आप कन्विंस करेंगे पेरेंट्स को, फिर बच्चे को वहाँ लाना है, तो ये एक चैलेंज का विषय है। ये क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को खास करके? नहीं सर, ये एक चैलेंज का विषय नहीं है, और जब पेरेंट्स को कंसेप्ट समझ में आएगा ना तो दूरी अपने आप से ख़त्म हो जाएगी।
अभी मैं कंप्लीट कर रही थी उस बात को कि बच्चे को जब टीचर ने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो टीचर उस पैराग्राफ में से बच्चे के साथ खेल खेल के पूछ लेगी स्टोरी बिल्ड करने के बाद कि अच्छा इसमें और क्या हो सकता है, तो बच्चों के व्यू क्लियर कर रही है वो। ऐसे ही मीन्स वो पैराग्राफ के बाद लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन के बाद सिर्फ ये नहीं होता है कि लेसन कंप्लीट हुआ और उसके पीछे 8-10 क्वेश्चन राइटर ने लिख रखे हैं और बच्चा उसी के ऊपर डिपेंड हो गया। बच्चे ने अपने आप से भी 20-25 क्वेश्चन बनाए। इट मीन्स कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर। और आज का पेरेंट्स बहुत जागरूक पेरेंट्स हैं। जी। एंड जब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे नेपाल आने के लिए चुना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सार्क कंट्री के लिए सोचा कि अब हम सार्क कंट्री की तरफ भी मूव करते हैं, क्योंकि यूरोप में एंड गल्फ कंट्री में ऑलरेडी ऑर्शिस रन हो रहा है। तो सार्क कंट्री से अभी हम थोड़ा सा दूर थे। ये मैं कहूँगी कि ये हमारी गलती रही कि हम इससे पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा इसको हमारे पैटर्न को समझने वाले लोग हैं। बिकॉज पेरेंट्स इतना जागरूक है आज का, उसको ये जो उसको लगता है ना, आपने जो कहा कि इतने छोटे बच्चे को पेरेंट्स क्यों भेजेगा, जब उसको लग रहा है कि मेरा बच्चा 6 साल में 8 साल की एज में सारे कंसेप्ट क्लियर करता हुआ अपने एजुकेशन को आगे लेके जा रहा है, और वो बच्चा जब 10th कर रहा है या 11th 12th में जा रहा है, उसका विजन क्लियर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है। यानी कि जब पेरेंट्स को बच्चे की फाउंडेशन पूरी भरी हुई नजर आ रही है, यस बच्चे की नींव पूरी फिल हो चुकी है, और उसके बाद बच्चा जब 8th को कवर करता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है वो बच्चा ऑलराउंडर बने। मैंने पहले ही बताया कि हमारा ऑर्शिस स्पोर्ट्स क्लब भी है। बच्चा बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, नहीं एजुकेशन, नहीं स्टडी, नहीं ये, लेकिन हम ऐसा कहते हैं, या मैं सभी को ये सोचना चाहिए कि बच्चे की जो हॉबी है वो भी उसका कैरियर बन सकती है। एक यहाँ नेपाल में भी नेपाल का भी एक मतलब मैं हाल आपको बता रहा हूँ। जो भी पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा का जो एग्जाम में जो परसेंटेज है वो हाई हो, फिर और सबका यही सोच है बस मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है तुम्हारा। बिल्कुल। तो ये भी चेंज एक पैटर्न करना जरूरी है, और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए, नंबर 1 हो। तो हर बच्चा हर चीज में नंबर 1 तो संभव नहीं है। और एक और समस्या है कि कोई भी बच्चा अपने बच्चा से कोई भी पेरेंट्स ये नहीं पूछता है कि आप आज दिन भर में कितने आदमी को हेल्प किए, या मतलब एक ये भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ परसेंटेज ही महत्वपूर्ण चीज नहीं है? 1980 से ज़्यादा एक प्रेशराइज जो बच्चा लोग को किया जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी आपका जो स्कूल है, ये ओसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो स्कूल संचालन हो रही है, उसमें भी आप लोग कितना सीरियस है? हाँ सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मैं अपनी बात को, जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये किस तरह से ऐसा विज़न आएगा। ये अकेले नेपाल की बात नहीं है सर, ये हर पेरेंट्स है। इवन अगर मैं भी एक मदर हूँ तो मैं भी शायद ऐसा सोच रही हूँ, अगर मैं स्कूल में एक एजुकेशन एनवायरनमेंट से अगर मैं नहीं होती तो शायद मैं भी ये सोच लेती कि यस बेटा आप टॉप क्यों नहीं आए, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया कि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, 8th क्लास तक उसे आप ऑलराउंडर बनाइए। वो म्यूजिक में है तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बने, वो स्पोर्ट्स में है तो बहुत अच्छा जाए। 9th में आते आते उसका कैरियर सेट हो जाना चाहिए, उसका माइंड सेट हो जाना चाहिए, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है। और ये सेट होने के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी होने चाहिए। जी। और जो आपने कहा कि एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ऑर्शिस एक एजुकेयर प्रोग्राम दे रहा है, संस्कार जिसको हम लोग संस्कार सहित का जो एजुकेशन का बात हम लोग कर रहे हैं। मीन्स हमारे कैंपस के अंदर बच्चे को उसका जो हॉबी है, उसका जो हॉबी है उसको करियर बनाने का मौका मिल रहा है। देन उसको स्पिरिचुअलिटी टच भी दिया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी टच का मतलब है उसे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश है, ताकि कल समाज एक समुन्नत और एक जो हम शांति के भी खोजी में है, दुनिया आज शांति की खोजी में है, तो समाज को भी वैसे, आप स्कूल को भी वैसे प्रोडक्ट देना चाहिए ताकि एक कुछ बने या ना बने, सही नागरिक तो बने। जी बिल्कुल करेक्ट है, यही बात है कि एक फाउंडेशन, बच्चे की जो नींव है वो जब स्ट्रांग होगी, उसका विजन क्लियर होगा, तो वो पर्पस ऑफ लाइफ समझने लगेगा, पर्पस ऑफ एजुकेशन समझने लगेगा। जो बच्चा पर्पस ऑफ एजुकेशन समझेगा वो पर्पस ऑफ लाइफ समझेगा, और जो बच्चा पर्पस ऑफ लाइफ समझेगा वो एक परफेक्ट ह्यूमन बनेगा, एक सभ्य समाज का निर्माता बनेगा। यही हमारी कोशिश है। ऑर्शिस का हर एक बच्चा, ऑर्शिस का एक प्रोजेक्ट होता है,
ऑशिस ने जिस बच्चे को ले लिया वो उस बच्चे के ऊपर लग जाता है, यस ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, जिस भी फील्ड में जाए, ये क्लियर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं टॉपर ही होना चाहिए। एक 60% मार्क्स भी अगर एक बच्चे के हैं तो वो उसके अपनी मेहनत के अपने होने चाहिए। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि आज के दिन ये सिनेरियो नहीं है कि बेटा तुमने आज पूरे दिन में कितनों की हेल्प की, बेटा तुमने कितने मार्क लिए, और अगर आपका 10 मार्क्स का टेस्ट था तो तुम्हारे 8 आए, 2 कहाँ कट हो गए। पेरेंट्स ये पूछता है, वो ये नहीं पूछता साथ में कि तुमने कितनों की हेल्प भी की। ये थोड़ा सा हम जो इस भीड़ में दौड़ रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा एक हम सोचते कि हैं कि शायद हम भी काम करना जरूरी है, हम एक प्रेशर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भीड़ में हैं हम बेशक, लेकिन हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए जो नेपाल ने अपनी सभ्यता में सजोई हुई है। और भारत के साथ तो नेपाल का मैं कहूँ कि सदियों सदियों का रिश्ता है। चाहे माँ सीता की वजह से नेपाल और भारत का रिश्ता जुड़ा हो, चाहे महात्मा बुद्ध की वजह से जुड़ा हो, और उसके बाद भी नहीं, बीच में भी हमारे युधिष्ठिर जी थे, अर्जुन थे, पार्वती हमारी पांचाली द्रौपदी जी जब स्वर्ग के लिए जा रही थी तो आपका पशुपति वाला क्षेत्र ही उन्होंने चुना था, यहीं से उस चीज़ को जा रहे थे। तो आपकी जो धरा है, देवभूमि जो आपकी है, जहाँ पर प्योरिटी है, शांति है, एंड आगे बढ़ने की इच्छा भी है, आगे बढ़ने की ललक भी है, बस साधन नहीं नज़र आ रहे थे। उन्हीं साधन की पहल, उन्हीं साधन को देते हुए, उसी की पहल करते हुए ऑशिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच ओशिस ग्लोबल स्कूल आपके यहाँ पर आपके बच्चों को लेने के लिए आया है, अपनी झोली फैला रहा है। अपने बच्चों को आप हमें दीजिए और एक परफेक्ट जो आपका विज़न है वैसे बच्चे आप हमसे लीजिए। जी बहुत ही हम लोग अच्छा आज का ये जो बहस रहा इसको हम छलफल कहेंगे, बहुत अच्छा छलफल रहा। अंत में आप बिरगज में हैं, बिरगज का जो आपका यहाँ बिरगज का जो बिरगज में रहना ठहरना इतने दिनों से, और बिरगज के लिए कुछ स्पेशल बिरगज के लोगों के लिए, और नेपाल के फिर पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि थोड़ा बिरगज से बाहर भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, अगर बच्चा का भविष्य फ्यूचर है तो फिर अभी आपने बोला कि दूर कोई नहीं है, सब हम लोग नज़दीक भी है। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन यातायात का इतना साधन हो गया है, फिर हम लोग डिजिटल भी हो चुका है। जी हम लोग दूर रह के भी आप विश्व ही एक घर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे कंक्लूजन में? बिरगज का संदेश क्या आप कहेंगे वैसे पेरेंट्स को? वीरगंज को अगर मैं थोड़ा सा अपने समझ से करूं तो वीरगंज मैं इसे कहना चाहूँगी। वीरगंज का मतलब हम वीरों से मानते हैं। जी जी। वो वीर वही नहीं होते जो सिर्फ युद्ध में लड़ने जाते हैं, जो अपनी सोच से जीतते हैं, जो एक अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं से ऊंचे उठ के एक नया विज़न लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने वीरगंज के अंदर अपना एक साथी चुना है। जी जी। और वो साथी बहुत ही डायनामिक, बहुत ही मैं कहूँ कि एक सही राह लोगों को दिखाता आ रहा है। मैं कहूँ पिछले 6 सालों से आपके वीरगंज में वीरों की तरह डटा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। वो कोई और नहीं है, राहुल मोदी बेटा। आपका चहेता है, आपका अपना बच्चा है। उसने मुझे बुलाया, मैम थोड़ा सा ओशिस को यहाँ भी फैलाइए, यहाँ भी समझाइए, यहाँ भी देखिए। एक्चुअल में मैं काठमांडू में ही डायरेक्ट जाने वाली थी, लेकिन राहुल मोदी की वजह से, उसके बुलाने की वजह से मैं आपके वीरगंज में आई। और मैं तहे दिल से इस बच्चे की शुक्रगुजार हूँ कि वो ओशिस ग्रुप का आज एक हिस्सा बन गया है, और वो ओशिस ग्रुप के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव वीरगंज में काम करेगा। ओशिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ वीरगंज के अंदर राहुल मोदी और उसके इंस्टीट्यूट को, उसकी टीम को ही अपना पार्टनर बनाता है, और उसी को वो सारा काम अपना देगा, क्योंकि वो भी उसी विज़न के साथ है फाउंडेशन बनाने वाली। वो भी अपने इंस्टीट्यूट में छोटे छोटे बच्चों की फाउंडेशन बना रहा है, नींव बना रहा है, छोटे से लेके बड़े तक में अपने दिन रात झोंक रहा है। तो ऐसा विजनरी इंसान के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। मैं कहूँगी ओशिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी सौभाग्य है कि वो इस बच्चे के साथ जुड़ा, और हमारी दुआएं हैं आपके इस बच्चे के लिए वीरगंज में एक नया
एक नई सोच शिक्षा के क्षेत्र में और एक नया सैलाब ये बच्चा बहुत जल्दी लाने वाला है। मेरी ये दुआ भी है एंड वीरगंज वासियों को बधाई भी है इस बात की कि अब ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ओएसिस ग्लोबल स्कूल, ओएसिस IAS अकेडमी, ओएसिस IIT नीट कंपटीशन एग्ज़ाम अकेडमी, ओएसिस स्पोर्ट्स अकेडमी दूर नहीं है, आपके नियर बाय ही है, मोदी इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। जी, इतने व्यस्त भी हैं आप, फिर भी एजुकेशन जो समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, इस विषय पर हम लोग के साथ समय देकर और इस बहस में आप हम लोग के साथ जुड़ गए, इसके लिए आपको हमारा टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामना भी है। और वीरगंज वासियों को भी हम लोग की तरफ से भी निवेदन है कि एक बार समझे तो, बुझे तो, परखे तो, अच्छा है तो फिर वहाँ भी ये लोग, यहाँ का पेरेंट्स लोग भी बच्चा आपने बैठाएंगे और आप और उसको सही एक फाउंडेशन दे पाएंगे। इसके लिए शुभकामना है, हमको समय आप दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, समझेंगे जानेंगे तो जुड़ेंगे भी, ये तो डेफिनेट बात है, जुड़ेंगे भी। ठीक है जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी टीम की कि आपने मुझे इस योग्य समझा, कि आपका कीमती वक्त आपने मुझे दिया और मुझे आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई देती हूँ कि आपका ये चैनल दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और आप लोगों की सही तरीके से, जो एक मीडिया सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, वैसा ही बन के लोगों की हर बात को सही तरीके से समाज को समझाते रहें, बताते रहें। बहुत बहुत बधाई एंड धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। जी, और विशेष बधाई हमारे जो जितने भी दर्शक लोग हैं अभी तक हमको, और ये जो हमारा छलफल है, ये बहस को आप लोग सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद ये जो जितने भी हम लोग का ये छलफल उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए, फिर टेक्निकल रूप में जो सहयोग कर रहे हैं संतोष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये जो NPTV है, आप यूट्यूब चैनल में हमारे नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप आके हमको फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज में भी हमें आप देखना चाहते हैं तो हमारा नेपाल पोस्ट मीडिया प्रणाली का फेसबुक पेज facebook.com/नेपाल पोस्ट डेली में आके हमको आप फॉलो कर सकते हैं, या ट्विटर में भी हमको आप, या इंस्टाग्राम में भी हमको आके आप फॉलो कर सकते हैं। और आगामी दिन में ऐसा ही बहस और एजुकेशन के विषय में खास करके ऐसा फिर बहस हम लेकर आएंगे आपके समक्ष। अभी तक हमारा ये जो छलफल सुन के हमको सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहस से हम विदा चाहेंगे। मनोज पटेल, नमस्कार, प्रणाम।